सुन पा रहे हो क्या? मेरी आवाज जा रही हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। हेलो, गुड इवनिंग। मनोज, आवाज जा रही है क्या? ओम प्रकाश, पंकज, मुझे सुन पा रहे हो आप लोग? हेलो, ओके, सुन पा रहे हो क्या? चलो आरंभ करते हैं। कल हमने वर्णमाला में व्यंजन की बात की थी। किसकी बात की थी? वर्णमाला में हमने व्यंजन की बात की थी, ठीक है ना। और व्यंजन के बहुत सारे प्रकार हमने देखे थे, व्यंजन के बहुत सारे प्रकार देखे थे। और जो व्यंजन है, ठीक है, इसमें व्यंजन के प्रकार की बात की थी हमने। और व्यंजन में हमने देखा था अल्पप्राण देखा था, महाप्राण देखा था, सघोष देखा था, घोष देखा था, ठीक है ना। अंतस्थ देखा था, ठीक है ना। अंतस्थ देखा था, स्पर्शी देखा था, स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन देखा था, ठीक है। उसके बाद उसके बाद ऊष्म की भी बात की थी। चलो, बफरिंग हो रहा है तो ठीक हो जाएगा। हो सकता है आपके यहाँ नेट की प्रॉब्लम हो। किसकी? नेट की प्रॉब्लम हो, ठीक है। अब चलो, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। कभी कभी आपसे पूछता है, ध्यान दो। जैसे मैं कुछ प्रश्न पूछ लेता हूं आपसे। जैसे मैं पूछूं पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? बताओगे क्या? पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? और लुंठित व्यंजन कौन सा है? थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। लुंठित व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? कमेंट करेंगे। मैं यहां 1 2 3 लिख देता हूं। कट, देखो बहुत सारे लोग राइट आंसर दे रहे हैं। पार्श्विक व्यंजन ल बता रहे हैं, एकदम सही है। लुंठित र बता रहे हैं। और संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो देखो, संयुक्त व्यंजन मैंने बताया था ये जो क्षत्रिय वाला श कक्षा लिखते हो ना, तो क्षत्रिय वाला श, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो पहला ये प्रश्न पूछता है कि संयुक्त व्यंजन में व्यंजनों की संख्या है। संयुक्त व्यंजन में व्यंजनों की संख्या है। ध्यान दो, संयुक्त व्यंजन में व्यंजनों की कितनी संख्या है? पहला तो ये प्रश्न पूछता है, ध्यान दो। तो ये जो श होता है ना, ध्यान दो, इसमें जो होता है ये क और स से, ध्यान देना, ये आधा होगा। इसमें क पूरा नहीं होता। अगर किसी किताब में पूरा दे रहा है तो वो गलत है। त्र में देखो ये और र होगा। ज्या में ये देखो ये ऐसे होगा, ठीक है, हमेशा पहला आधा होगा। स्र में तालव्य श और र होगा, ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में व्यंजनों की संख्या पूछेगा ना, तो 2 व्यंजन होते हैं और 1 स्वर होता है। देखो कैसे, एक ये हो गया व्यंजन, ये आधा जो क है, ठीक है, ये हलंत लगा हुआ है और हलंत लगने से स्वर रहित व्यंजन हो जाता है, ठीक है। और ये एक स है ना, तो इसको भी अगर हलंत लिखोगे तो स और अ हो जाएगा। यानी व्यंजन कितने हो गए? एक क व्यंजन हुआ, एक ये हुआ, ठीक है, श हुआ, इसको हम बोलते हैं मूर्धन्य श, और एक अ हुआ। तो कितने व्यंजनों की संख्या हो गई? 2 व्यंजन हो गए और 1 स्वर हो गया। कितने व्यंजन हो गए? 2 व्यंजन और 1 स्वर। तो इसमें क और श, क में हलंत, त्र में त में हलंत और र, ठीक है। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, त, र और अ, ठीक है। तो देखो 2 व्यंजन और 1 स्वर, ठीक है ना।
अब यहाँ इसको भी आप चाहो तो ऐसे लिख दो, ठीक है, और लिख दो, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। अगर आपसे पूछता है संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, मान लो यहां मैंने लिख दिया, क्योंकि व्यंजन पढ़ा रहा हूं तो इसमें मैं बीच बीच में रिमाइंड कराने के लिए, संयुक्त स्वर कितने हैं, संयुक्त स्वर कितने हैं? श्रवण सिंह, संयुक्त स्वर कितने हैं बताएंगे क्या? संयुक्त स्वर कितने हैं? संयुक्त स्वर कितने हैं? संयुक्त स्वर कितने हैं बताइए? संयुक्त स्वर कितने हैं? एकदम मोहम्मद दाऊद का राइट आंसर है 4 होते हैं, और ये मैं बता चुका हूं पूर्व के वीडियो में, तो उसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना, ध्यान दो। इसके बाद हम कभी कभी, मैंने देखा है कि कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है, कभी कभी परीक्षाओं में बच्चों पूछ देता है कि अनुनासिक, 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 या इसको बोल देता है नासिक्य, नासिक्य। तो अनुनासिक का मतलब होता है जिसमें हवा, हवा मुख के साथ साथ, मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक बोलते हैं। हाँ, एकदम सही बताया तरुण कुमार, अनुनासिक बोलते हैं। अगर मान लो हम पहले स्वर की बात करते, जैसे अ है, आ है, अगर इसके ऊपर हमने चंद्र बिंदु कर दिया ना, ऐसे आ, चंद्र बिंदु कर दिया, ई है तो ई पे ध्यान देना। अब यहाँ ऐसे चंद्र बिंदु तो लिख नहीं सकते, तो यहाँ क्या करते हो, एक बिंदी डाल देते हो ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गए? ये हो गए अनुनासिक। क्या हो गए? अनुनासिक या नासिक्य। और अ आ जो सिंपल है ना, सिंपल है, ये होगा निर्नुनासिक। क्या होगा? निर्नुनासिक, यानी जिसके उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, हवा केवल मुंह से निकले, उसे हम क्या बोलेंगे? निर्नुनासिक बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? निर्नुनासिक बोलेंगे। अनुनासिक में हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है, ठीक है ना। चलिए, अभी प्रैक्टिस भी करना है हम लोग को, ठीक है ना। तो आज संज्ञा भी शुरू करूंगा, ध्यान दो, संज्ञा भी आरंभ करूंगा। और कल वेडनेसडे है, कल मैं कुछ प्रैक्टिस भी कराऊंगा। कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी मुझे भेजा है। एक प्रश्न बार बार आपसे पूछता है कि शब्दकोश में, जो भी आप शब्दकोश पढ़ते हो, शब्दकोश में कि क्रम क्या है? शब्दकोश में शब्दों का क्रम क्या है? क्या बच्चों, या शब्दकोश में, शब्दकोश में शब्दों का क्रम, शब्दकोश में शब्दों का क्रम क्या है? तो ध्यान देना। तो हम कैसे देखते हैं कि शब्दकोश में, शब्दकोश में, शब्दकोश में जनरली अगर शुद्ध देखा जाए, शुद्ध देखा जाए ना, तो हम कैसे समझ पाते हैं कि शब्दकोश में शब्दों का क्रम क्या है? तो ध्यान दो। कभी कभी शब्दकोश अगर शुद्ध देखा जाए ना, तो शुद्ध हम शब्दकोश ऐसे लिखते हैं, कोश का अर्थ खजाना, ठीक है। लेकिन ज्यादातर प्रयोग में ये मिलता है, तो अगर वर्तनी पूछेगा तो ये सही करोगे, ध्यान देना, ये सही करोगे। तो एक बार ध्यान रखना, शब्दकोश में, शब्दकोश में, शब्दकोश में जो ये वाला है अंग, ठीक है, विसर्ग और चंद्र बिंदु, ठीक है, ठीक है। ये जो चंद्र बिंदु है, ठीक है, विसर्ग है, ठीक है ना, उसके बाद आ जाता है, ये देखो 3 है, उसके बाद अ आ, जो भी हैं सीक्वेंस में आएंगे, ठीक है ना। लेकिन शब्दकोश में अ आ से पहले, ध्यान दो, अ आ से पहले अगर ये किसी वर्ण पर है ना, ये किसी वर्ण पर है, जैसे ये विसर्ग है और ये अनुनासिक है, ठीक है, ये अनुस्वार है,
तो इनको शब्दकोश में जानते हो किस नाम से जानते हैं? इनको शब्दकोश में बस हम एक ही नाम से जानते हैं, इनको हम शब्दकोश में एक ही नाम से जानते हैं। और इनको पता है क्या बोल देते हैं हम? अयोगवाह। क्या बोल देते हैं? अयोगवाह। ठीक है, जहां वहां अनुस्वार और विसर्ग पढ़ते हो ना, अयोगवाह में आते हैं, जैसे अंक और अयोगवाह में आते हैं। लेकिन हम शब्दकोश में चंद्रबिंदु को भी अयोगवाह के अंतर्गत रखते हैं, और ये अ से पहले आता है। बाकी वर्ण सब अपने क्रमानुसार आते हैं। बाकी जो वर्ण हैं, जैसे क के बाद ख आएगा। अब मैं कुछ कराने जा रहा हूं कि शब्दकोश में कैसे हम शब्दों का क्रम निर्धारित करते हैं। जैसे मैंने लिखा, ध्यान देना, आपको बताना है कि कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। जैसे मैंने लिखा क्षमा, क्षमा, दूसरा लिखा ककड़ी। ध्यान देना, क्षमा लिखा, दूसरा लिखा ककड़ी, दूसरा लिखा ककड़ी, और तीसरा लिखा क्या। क्या तो कोई बताएगा कि शब्दकोश में पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा और तीसरा कौन सा होगा? कोई बताएगा क्या? तो देखो, अब इसको हम क्या करेंगे ना, इसको तोड़ लेंगे। तो ये संयुक्त व्यंजन है, तो इसको हमें ऐसे अ नहीं होगा, क्योंकि इसमें क आधा होता है, मैं ये बार बार बता चुका हूं। ठीक है ना। उसके बाद श होता है, तो स को जैसे ही लिखोगे तो इसके नीचे हलंत लिखोगे तो अ आ जाएगा, फिर म आ जाएगा। क्या आ जाएगा? म आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? आ जाएगा। ये तो पहला हो गया। ठीक है, क्षमा का ध्यान देना। अभी देखता हूं मैं। ठीक है, देखो उसके बाद हम ककड़ी को लिखते हैं, ककड़ी को लिखते हैं, ककड़ी को लिखते हैं। तो देखो, ककड़ी को लिखेंगे तो क अ, फिर क अ और र और ए। देखो, उसके बाद क्या को लिखते हैं, क्या को लिखते हैं, क्या को लिखते हैं। तो आधा क है, तो आधा क, य और आ। अब आपको शब्दकोश में देखना है। किस में देखना है? शब्दकोश में देखना है। तो देखो, पहला ये भी सेम, ये भी सेम। अब हम दूसरा लेते हैं। अब ये स है, अ है और य है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो अ है, क्योंकि मैंने बताया कि इसके बाद अ, उसके बाद ही व्यंजन होते हैं। जैसे अनुस्वार, विसर्ग और अयोगवाह पहले आ जाएगा अगर कहीं भी होगा तो। ध्यान देना, ये अयोगवाह, अभी देखो, अयोगवाह पहले आ जाएगा, ये अयोगवाह पहले आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ, फिर जैसे क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ वैसे हैं, अपने क्रमानुसार आएंगे। तो देखो, अ मिल गया, यानी कि पहला शब्द क्या होगा? ककड़ी होगा। पहला शब्द क्या होगा? ककड़ी होगा। पहला शब्द क्या होगा? ककड़ी होगा। ठीक है, पहला शब्द क्या होगा? ककड़ी होगा। ककड़ी के बाद देखो, अब हमने अ भी देख लिया, देखो अ भी देख लिया। तो अब ककड़ी के बाद कौन सा होगा तो देखते हैं। क श, क अ हो गया और क य। अब देखो दूसरा क्या होगा? दूसरा, अब हम ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। क्या होगा? बता सकते हो क्या होगा? ककड़ी के बाद क्या होगा? एकदम सही बात है, ककड़ी फर्स्ट होगा, मुकेश कुमार। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद देखो, उसके बाद यह है, यहां देखो ना, यह है और यहां स है, यही है ना। तो य र ल व, उसके बाद तालव्य श आता है, यानी क्या दूसरे स्थान पे हो जाएगा? क्या क्या हो जाएगा? क्योंकि देखो, ये तो हो गया ना, ये देखो, ये तीनों में हो गया। ठीक है, उसके बाद हम स अ य में देख रहे हैं। देखो, दूसरा स अ य। तो अब देखें कि ककड़ी में अ आ जा रहा है, तो ये भी हमने कर लिया। और इसको अब हम देखेंगे कि स और य, इसका स और य में य र ल व पहले आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? और दूसरा क्या हो जाएगा? तीसरा, तीसरा क्षमा हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? क्षमा। ठीक है ना, क्षमा। हाँ, एकदम सही बताया श्रवण सिंह।
क्लियर हुआ? ये शब्दकोश में पूछा जाता है। अब मैं एक प्रश्न लिखता हूं, उसको आप लोग करेंगे। क्रम, ध्यान दो, क्रम, कर्म, क्रम, कर्म, कृत, कृत, कृत्रिम सबसे टफ मैंने उठाया है। अगर इसको समझ लिए तो फिर कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना? क्रम, कर्म, कृत, कृत्रिम, और क्रमिक, क्रमिक। अब इसको हमको शब्दकोश में देखना है कि कौन पहले होगा और कौन बाद में होगा, कौन पहले होगा और कौन बाद में होगा। तो हम 1 बाय 1 करते हैं। पहले हम क्रम को अलग करते हैं। तो ध्यान दो, ये जब र होता है ना, ध्यान देना, कोई भी र है, जैसे ट्रक वाला र है, या इसमें केवल यही र आधा होता है, बाकी र पूरे होते हैं, ध्यान रखना। बाकी जो भी 3 र है ना, चाहे ग्रह हो चाहे ट्रक हो, ठीक है, हाँ यार सही बोल रहे हो, राष्ट्रीय में भी र पूरा होता है। तो क्रम, अब देखो क्रम की बात करेंगे तो क्रम में ये बताओ, जब ये र पूरा है तो ये क आधा हो जाएगा, नहीं ऐसे लिखेंगे। और र पूरा है तो र के बाद क्या आ जाएगा? अ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? देखो अ आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? म आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? अ आ जाएगा। ठीक है ना? क्रम के बाद फिर हम कर्म की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? तो यहाँ क, अ, मैंने बताया था कि ये र आधा होता है, ये र क्या होता? आधा होता है। तो ये ऐसे म और अ, देखो, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा, फिर अब हम कृत की बात करेंगे, कृत की बात करेंगे, कृत की बात करेंगे, ठीक है। तो ये क आधा हुआ और री क्या हुआ? पूरा हुआ। ध्यान देना, यहाँ ई नहीं लिखना है, री अपने आप में क्या है? स्वर है। तो क हुआ, क हुआ, और क्या हुआ? री हुआ, त हुआ, और क्या हुआ? अ हुआ। फिर क्या है? कृत्रिम है। फिर क्या है? कृत्रिम, ध्यान देना, कृत्रिम। तो फिर क हुआ, री हुआ। अब सुनो, री हुआ, अब त्र लिखना है, ठीक है। तो त्र में मैंने बताया था ना, त्र में त आधा, क्योंकि संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन है, र और अ। त्र हो गया, देखो त र अ, ठीक है, ये आधा होता है। फिर क्या हो जाएगा? ये मात्रा छोटी ई है तो छोटी ई, और म और अ, ठीक है, कृत्रिम हुआ, ठीक है ना, कृत्रिम हुआ। उसके बाद क्रमिक है ना, क्रमिक, क्रमिक है। तो अब ये मैंने बताया, ये र पूरा होता है, यानी क आधा होगा, क र अ म अ ई क अ। नहीं हुआ, या एक मिनट,
एक बार मैं चेक कर लूं कहीं कुछ गलत तो नहीं है। क री त र, यहाँ भी ई लिखा गया, ये ई नहीं होगा क्योंकि त्रि त्रि ई लगा है ना, तो ई अपने आप में मात्रा है। क्रमिक क र अ म ई क, ध्यान रखना कृत्रिम क री त र ई म अ, ठीक है कृत्रिम। एक बार फिर चेक कर लूँ क्रम से, क र अ म अ, ठीक है क्रम, ठीक है ना। कर्म क अ र म अ, कृत क री त अ, सही है। कृत्रिम क री त र ई म अ, क्रमिक क र अ म ई क अ। अब बताओ इसमें पहला कौन सा होगा, ये इतना लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहला कौन सा होगा? पहला कौन सा होगा बताने का कष्ट करेंगे क्या? इसमें पहला कौन सा होगा? पहला कौन सा होगा? ध्यान रखना यहाँ गलती से अ लिखा गया था, र और ई होगा, मात्रा है ना, तो त्र में ई की मात्रा है, अ की मात्रा नहीं है, ठीक है। तो हाँ अब देखो, अब हम देखेंगे कि पहला कौन सा होगा, पहला कौन सा होगा। तो अब देखो, अब हम ये तो सारा क है, क है, क है, तो इसको हमने ऐसे कट कर दिया क्योंकि इससे तो हम जज कर ही नहीं पाएंगे। अब दूसरा देखो, र है, अ है, री है, र है, ठीक है ना। तो अ पहले आता है ना, अ पहले आता है, तो पहला क्या हो जाएगा? कर्म, कर्म हो जाएगा, कर्म हो जाएगा ना। देखो पहला क्या हो जाएगा? कर्म। अब दूसरा देखो क्या हो जाएगा, दूसरा बताओ क्या हो जाएगा? दूसरा, दूसरा बताओ क्या होगा? कर्म के बाद दूसरा क्या होगा? अब देखो दूसरा देख रहे हो, अ का तो काम बन गया, अब ये री है, तो अब देखो, अब फिर बोलोगे कि सर री दो जगह है, यहां भी है यहां भी है, कृत्रिम, तो कर्म के बाद क्या होगा? दूसरा क्या होगा बताइए? अब देखो दूसरा बड़ी समस्या आ रही है ना, कि अगर हम देखो, ये तो पहला तो क्लियर है, अब हम इसमें कर्म तो लिख दिया, अब दूसरे के लिए इसमें फंस रहे हैं क्योंकि री यहां भी है, री यहां भी है, ठीक है, और तो कहीं है नहीं, तो ठीक है ना, ध्यान दो, हाँ एक एक को हम पहले क्लियर करते हैं। अच्छा समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें? पहले अच्छा चलो, ये तो क्लियर है ना, ये पहला अ है, तो हमने कर्म। अब दूसरा में फंस रहा हो ना, कि देखो दूसरा क्या है, यहां भी री है और यहां भी री है, ठीक है। फिर समस्या आगे बढ़ जाओ, यहां भी त है, यहां भी, लेकिन यहां अ है और यहां क्या है? र है, तो अ और र में पहले कौन आएगा? पहले कौन आएगा? तो कृत, तो यहां क्या हो जाएगा? कृत, ठीक है, हो जाएगा ना। तो अब दो हो गए, देखो तो अब इसको कट कर देते हैं, हमने कर्म को कट कर दिया, कृत को कट कर दिया। उसके बाद अब हम देखते हैं कि अब कौन सा आएगा। हमने दो कर लिया, ठीक है, दो कर लिया ना, देखो कर्म और कृत, कर्म और कृत कर लिया। यहां तक किसी को डाउट है क्या? यहां तक किसी को? हाँ एकदम देखो सही, गजेंद्र ने सही बताया, कर्म और कृत कर लिया। इसके बाद किसी को डाउट है क्या? अब कृत, उसके बाद देखो क्या होगा, कोई बता सकता है कृत के बाद क्या होगा? एकदम पंकज ने सही कहा, उसके बाद होगा कृत्रिम, उसके बाद क्या होगा? कृत्रिम, कृत्रिम,
एकदम कर्म, कर्म कृत, कृत्रिम, कृत्रिम कर्म, फिर क्या हो जाएगा क्रम, क्रम, और क्रम के बाद क्या होगा क्रमिक, एकदम सही बताया। क्रम के बाद क्या होगा क्रमिक। तो या तो सजाने को पूछ जाए। अब एक बार इसको समझिएगा घर पे अच्छे से, समझ, एकदम सही बता रहे हो, बहुत लोग राइट आंसर दे रहे। एक बार इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो मैं इसको एक बार कल फिर पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। एक पूछता है आपसे कि स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैंने बताया है। अगर नहीं आता है दीपचंद तो मैं कल फिर से बता दूंगा, ठीक है। एक बार वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा, ठीक है। कभी कभी समस्या हो जाती है क्योंकि बच्चों को ये सब नहीं पता होता। अच्छा, आपसे पूछिएगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, तो अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर स्पर्श पूछता तो बता देते, संघर्षी या उष्म पूछता तो बता देते, स्पर्श पूछता तो बता देते, हाँ संघर्षी पूछता तो बता देते। लेकिन दोनों एक साथ पूछा है तब क्या होगा, दोनों एक साथ पूछा है। स्पर्श और संघर्षी व्यंजन में देखो, हाँ जो स्पर्श भी करते हैं और साथ साथ थोड़ा उष्मा भी उत्पन्न करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसमें य को छोड़कर च वर्ग जो च, छ, ज, झ, ये चार आते हैं, ध्यान रखना। स्पर्श संघर्षी व्यंजन में च, छ, ज और क्या आते हैं, च, छ, ज और झ आते हैं, ठीक है ना। चलिए अब मैं कुछ 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 लिखता हूं। हाँ एकदम सही बताया, 345, च, छ, ज, झ, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन में ध्यान रखना, इस पे आप विचार कीजिए श्रवण, ठीक है। इसको मैं फिर कल बता दूंगा, कल मैं फिर शब्दकोश पढ़ा दूंगा, ठीक है। देखिए, ठीक है, कैसे क्या है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं कुछ प्रश्न देता हूं जो मेरे को भेजे गए हैं, उसको कर लेते हैं। व का उच्चारण स्थान क्या है, कोई बता सकता है व का उच्चारण स्थान क्या है, व का उच्चारण स्थान क्या है। व का उच्चारण स्थान क्या है। दंतोष्ठ,
कुछ साउंड में प्रॉब्लम आ रही है, देखिएगा। हेलो, हाँ, कुछ साउंड में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, एक पूछेगा, निम्नलिखित में से अमानक वर्ण है। इसमें अमानक वर्ण कौन सा है? हाँ, ठीक हो गया साउंड। इसमें अमानक वर्ण कौन सा है? अमानक वर्ण कौन सा है? ध्यान रखो, फर्स्ट सेकंड ये थर्ड लिख लो और ये फोर्थ लिख लो। ये जो है अमानक वर्ण है, जो थर्ड है, अभी झ का प्रयोग नहीं होता। इस झांसी झांसी जो लिखते हैं ना, ये पहले ऐसे लिखते थे झांसी, अब इसके स्थान पर हम क्या लिखते हैं? झांसी। अब पता है चंद्रबिंदु के स्थान पर इसका प्रयोग होने लगा है। जैसे पहले हम रांची ऐसे लिखते थे, अब रांची ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये अनुनासिक के स्थान पे इसका प्रयोग होना, तो इसको हम अमानक वर्ण बोलते हैं। एकदम सही बताया गजेंद्र ने, इसको हम अमानक वर्ण बोलते हैं। तो इसको पूछा जाता है कि कौन सा अमानक वर्ण है, कौन सा अमानक वर्ण है, ठीक है ना। तो कभी कभी आपसे पूछता है कि वर्णमाला में वर्णों की कितनी संख्या है? कोई बता सकता है क्या? वर्णमाला में वर्णों की कुल कितनी संख्या है? ये वर्णों की कुल संख्या, ये किसी ने भेजा था मेरे पास। वर्णों की कुल कितनी संख्या है? वर्णों की कुल कितनी संख्या है, बताइए। यूपी 52 ही मानता है। पंकज एकदम सही बताया। दीपचंद 31। मैं वर्णों की पूछ रहा हूं, एकदम सब लोग राइट हैं। अगर वर्णों की कुल संख्या पूछेगा ना, उत्तर प्रदेश जो कमीशन है 52 मानता है। अच्छा, कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि सर यूपी कमीशन जो है स्वरों की कुल संख्या 13 मानता है क्या? कोई कमेंट करेगा 13 मानता है क्या? ऑफिशियल साइट पे 13 मानता है, 11 मानता है? कोई बता सकता है क्या 13 मानता है, 11 मानता है? कितना मानता है, 13 या 11? तो ठीक है खुशबू, नाइस। किसी ने मेरे को मैसेज किया था कि सर 13 मानता है। ठीक है, ऑफिशियल आंसर देख के ही बताओ। वर्णों की कुल संख्या 52 मानता है। और हाँ, और 52 में बोलता है वो कि हम स्पर्श जो हैं वो 25 और +2 हम द्विगुण को रख लेंगे, ठीक है ना।
एकदम सही बताया। और स्वर हम 13 को रख लेंगे। और अंतस्थ जो है य, र, ल, व, 4 इसको रख लेंगे। किसको रख लेंगे? 4 इसको रख लेंगे। फिर जो उसमें है तालव्य श, मूर्धन्य श, दंश स, ह, 4 इसको रख लेंगे। ठीक है। 13 नहीं मानता, 13 नहीं मानता है। बहुत बच्चों ने जवाब दे दिया 11 ही मानता है। कुछ बच्चे मेरे से मैसेज किए थे, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आप लोग से, क्योंकि मुझे भी पता है 11 ही मानता है। संयुक्त व्यंजन जो हैं श, त्र, ज्ञ और श्र, 4। ठीक है, ये कमीशन का ऑफिशियल आंसर है ये। ठीक है, ध्यान देना। तो कुल वर्णों की कुल संख्या इस तरह वो मानता है। ठीक है ना। चलो अब पीडीएफ, नोट्स की पीडीएफ नहीं मिलेगा मयंक, क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, ध्यान रखना। बाकी आप वीडियो से बनाओ नोट्स। ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखो, अब हम आज आरंभ करते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या है? सबसे पहले संज्ञा क्या है? तो संज्ञा का अगर हम अलग करें तो बनता है सम जमा ज्ञा। और संज्ञा से जो सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं वो भाववाचक संज्ञा से पूछे जाते हैं। कहाँ से पूछे जाते हैं? भाववाचक संज्ञा से पूछे जाते हैं। उसके बाद अन्य भेद से पूछे जाते हैं। ध्यान दो, इसके अलावा अन्य भेद से। पहला तो यही पूछता है कि संज्ञा के भेद हैं, संज्ञा के भेद हैं। अब संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के कितने भेद हैं? कमेंट करेंगे संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के कितने भेद हैं? कमेंट करेंगे संज्ञा के कितने भेद हैं? कल मैं फिर एक बार, आप लोग पढ़ना, शब्दकोश में कल फिर एक बार पढ़ा दूंगा और थोड़ा सा वर्णमाला को आरंभ में टच करूंगा और फिर संज्ञा को पढ़ा दूंगा और संज्ञा पढ़ा भी रहा हूं। तो ध्यान रखना, हमारा बीच बीच में कोई टॉपिक मैं पूछता रहूंगा, इस तरह रिवीजन। ओम प्रकाश बोलते हैं 5 खुशबू संधि। अब इसके बाद संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद ध्यान दो, संज्ञा के भेद 3 होते हैं, लेकिन यूपी में कभी कभी ऐसे दे देता है अर्थ के आधार पर। ध्यान देना, अर्थ के आधार पर, तो वो पता नहीं क्यों 5 मानता है। तो आपको परीक्षा की दृष्टि से तैयार रहना है, क्योंकि अर्थ, कुछ संज्ञाएं अर्थहीन होती हैं, मैं आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन अब आपको तो तैयार रखना है कि अर्थ के आधार पर 3 और उत्पत्ति के आधार पर ये पूछा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर पूछेगा तो 3। ठीक है, हाँ, इसलिए यूपी में पूछा था तो मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर ऐसे पूछता है संज्ञा के कितने भेद हैं तो 3, लेकिन जब अलग अलग बांट देगा तो फिर ऐसे करोगे अर्थ के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर, क्योंकि यूपी में कुछ भी पूछ देता है, मैं क्या बताऊं, जिसका कोई सीक्वेंस नहीं है। अब देखो, संज्ञा को हम बोलते हैं सम जमा ज्ञा। सम का अर्थ होता है समयक रूप से, समयक, और ज्ञा का मतलब होता है जानना। क्या? ज्ञा का अर्थ होता है जानना, यानी किसी को समयक रूप से जानना,
क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। किसी को सम्यक रूप से जानना, हाँ, किसी को सम्यक रूप से जानना क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। अब किसी को कब सम्यक रूप से जानते हो? तो उसके नाम जब आपको पता है तो आपके दिमाग में आ जाता है, अच्छा वो था, हाँ, तो यानी कि नाम, और जो नाम ही है वो क्या है? उसकी पहचान है। तो जो किताबों में देता है कि किसी व्यक्ति, क्या, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान और भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कि व्यक्ति, अब यानी कि संज्ञा का, अब देखो एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताना। संज्ञा है, ये प्रश्न है, संज्ञा है, पहला ऑप्शन है व्यक्ति, पहला ऑप्शन है व्यक्ति, दूसरा ऑप्शन है वस्तु, तीसरा ऑप्शन है स्थान और चौथा ऑप्शन है नाम। क्या लिखोगे? क्या टिक करोगे? संज्ञा है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कॉमा, नाम। क्या टिक करोगे? क्या टिक करोगे? नाम, एकदम सही बात है। नाम, ना कोई व्यक्ति है, ना वस्तु है, ना स्थान है, केवल और केवल क्या है? नाम है। अर्थात नाम ही क्या है? पहचान है मेरे दोस्त, ध्यान रखना। तो संज्ञा, तो पहला भेद जहां आप कंफ्यूज होते हो, संज्ञा केवल और केवल क्या है? नाम है, और नाम ही क्या है? पहचान है। ठीक है ना? और संज्ञा का संधि विच्छेद पूछेगा, संज्ञा का संधि विच्छेद पूछेगा तो सम जमा ज्ञा, सम का अर्थ होता है सम्यक और ज्ञा का अर्थ होता है जानना। हाँ, क्लियर हुआ? तो संज्ञा का क्या अर्थ है? जानना, सम्यक रूप से जानना। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो मुख्यतः 3 भेद होते हैं, लेकिन यूपी में अर्थ के आधार पर 5 मानता है, उत्पत्ति के आधार पर 3 मानता है। ठीक है ना? चलिए अब हम आगे की बात करते हैं, ध्यान दो। एक बात और मैं बता रहा हूं, अच्छे से समझना। संज्ञा, जो संज्ञा है ना, वह केवल और केवल नाम है या पहचान है? संज्ञा क्या है? केवल नाम है या फिर पहचान है। इससे उस वस्तु का बोध नहीं होता, उस वस्तु का बोध नहीं होता जिससे वो बनी है, जिससे कोई वस्तु बनती है। जैसे ध्यान दो, अगर मैं कलम बोलूं तो कलम क्या है? केवल पहचान है। इससे ये नहीं बोध होता कि कलम किससे बनी है, कलम किससे बनी है। समझ में आ गई बात कि संज्ञा केवल और केवल क्या है बच्चों? नाम है या पहचान है। उस वस्तु का बोध नहीं होता बोलने से जिससे वो बनी है। जैसे मैं कलम बोलूं, मैं कुछ भी बोलूं, किताब बोलूं, तो उससे उस वस्तु बोध नहीं होगा कि किताब सेलुलोज से बनी है या किससे बनी है, प्लास्टिक से बनी है, ये बोध नहीं होता। तो संज्ञा केवल और केवल क्या है? नाम है या पहचान है। क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ क्या? क्लियर है यहां तक? तो अब किसी भी तरह घुमा दे प्रश्न, तो यहां से नहीं छोड़ना है। क्लियर हुआ कि संज्ञा केवल क्या है? नाम है या पहचान है। ठीक है ना? उस वस्तु का बोध नहीं होता जिससे वो बनी है। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है। अब एक बात और ध्यान दो, एक प्रश्न पूछा गया, एक एमपीएसआई में प्रश्न पूछा गया। क्या पूछा गया? कि सीता, ध्यान दो, पूछा गया सीता दूध पी गई, सीता दूध पी गई। वाक्य में जो दूध क्या है? ऑप्शन था व्यक्तिवाचक संज्ञा,
दूसरा ऑप्शन था जातिवाचक संज्ञा। दूसरा ऑप्शन क्या था? जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा ऑप्शन था भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। पता है 90% बच्चों ने किया था इनमें से कोई नहीं। 90% बच्चों ने किया क्योंकि वो ढूंढ रहे थे कि दूध यार क्या है, ये तो द्रव्यवाचक है और ऑप्शन में द्रव्यवाचक तो दिया नहीं है, तो क्यों ना हम ये टिक कर दें, जबकि सही जो उत्तर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो होगा जातिवाचक संज्ञा। हाँ, एकदम मुकेश सही बता रहा है, बी सही है, ठीक है ना। हाँ देखो, ओम प्रकाश ने 4 बताया, मोहम्मद दाऊद ने एकदम सही बताया कि 2 होगा। अब देखो, संज्ञा के भेद की हम बात कर रहे हैं, तो यहां मैं लिख रहा हूं संज्ञा के भेद। संज्ञा और जो विवाद था वो मैं पहले ही संज्ञा के भेद 3 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। मैं फिर एक बार लिख देता हूं, समझना। पहला क्या है? संज्ञा के भेद की बात कर रहे हैं। संज्ञा के भेद की बात कर रहे हैं। तो पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है मेरे दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा। कभी कभी पूछता है आपसे कि जातिवाचक संज्ञा के कितने उपभेद? अमित कुमार 3, ठीक है, संज्ञा के 3 ही भेद हैं। और कैसे 5 होते हैं मैं पढ़ा चुका हूं। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं। एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। और दूसरा होता है समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है? तो जातिवाचक संज्ञा के कितने उपभेद हो गए? 2, ठीक है। तो पहला प्रश्न तो यहीं से पूछा जाता है कि जातिवाचक संज्ञा के कितने उपभेद होते हैं, ठीक है, कितने उपभेद होते हैं, ठीक है ना। हाँ, क्लियर है यहां तक? ओके। बात हम करेंगे अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करेंगे, ध्यान दो, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है, ठीक है। इनकी सिंपल किसी व्यक्ति के नाम का बोध होता है, किसी एक व्यक्ति के नाम का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया हिमालय, तो हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि और सुनो, अगर पर्व त्योहार आए, जैसे आ जाए हाँ दीपावली भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान देना, दीपावली क्या है? जो भी पर्व त्योहार ये सब आते हैं ना, वो किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक। दिन महीनों के नाम जो हैं, दिन महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब किस में आते हैं? क्योंकि ये भूलता है आपको,
जनवरी, फरवरी, सोमवार, मंगलवार, ये सब किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब देखो, ये सब तो आप कर लेते हो, इसमें कोई समस्या नहीं होती, ठीक है। और ये पूछता भी नहीं है प्रश्न की कौन सा व्यक्तिवाचक है और कौन सा जातिवाचक है। ज्यादातर जो प्रश्न पूछता है वो मैं बताऊंगा अभी आगे कैसे पूछता है। अब इसका कुछ हम थीम रख देते हैं, ठीक है, और समझाने का प्रयास करते हैं। अगर मैं पूछूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो नाम रखा जाता है वो जन्म के पहले रखा जाता है या बाद में रखा जाता है, बताने का कष्ट करेंगे कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम है वो जन्म के पहले रखा जाता है या बाद में रखा जाता है। मेरे दोस्त बताएंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो नाम रखा गया, जैसे मुकेश, हाँ बताइएगा, हाँ एकदम सही, डेज, फेस्टिवल, रिवर्स, हिल, नदियों के नाम, ठीक है, दिनों के नाम, ठीक है। एकदम खुशबू ने सही बताया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो नाम होगा ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो भी नाम रखा जाएगा ना, वो जन्म के बाद ही रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? जन्म के बाद। जैसे मेरा नाम है पंकज, एकदम सही बता रहा हूं, मेरा नाम है पंकज, तो मेरा नाम जन्म के बाद ही रखा गया, पहले नहीं रखा गया, ध्यान रखना। या ढूंढने के बाद रखा जाता है कि फला हमने कुछ रिवर ढूंढ लिया, उसका नामकरण कर दो, तो एकदम सब लोग सही जवाब दे रहे हैं। दूसरा ध्यान रखो बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो होती हैं ना, ये एकदम कंसेप्ट कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान देना। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं ना, ये क्या होती हैं? अर्थहीन होती हैं। क्या होती हैं मेरे दोस्त? अर्थहीन होती है। इनका कोई अर्थ नहीं होता, ध्यान दो, इनका कोई अर्थ नहीं होता। अगर थोड़ा बहुत कहीं अर्थ निकलता भी है ना, तो हमने मतलब ये करोगे ना कि कहीं अर्थ निकले तो ये मत सोच लेना अर्थ होता है। कभी कभार अब बोलते हैं हिमालय का मतलब हिम का घर, तो ये आप लिखवा रहे हो कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अर्थहीन होती है। मैं समझाता हूं, देखो कैसे। जैसे ध्यान देना, एकदम समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने राम, किसी का नाम राम है और वो घर का मालिक है, उसने एक नौकर रखा और संयोग से उसका भी नाम राम हो गया, तो मालिक का भी नाम राम हो गया और नौकर का भी नाम क्या हो गया? राम हो गया। ध्यान रखना, मालिक का भी नाम राम हो गया और नौकर का भी नाम राम हो गया। तो अब मालिक इस राम को क्या करेगा? बोलेगा यार सेम नाम को हम क्या करते हैं, इसका नाम हम अब चेंज करके क्या कर देते हैं? मोहन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मोहन कर देते हैं। तो अब मालिक का नाम तो राम ही रहा, अब जो नौकर राम था वो अब किस में चेंज हो गया? मोहन में चेंज हो गया। सुनो, अगर इसका अर्थ होता, अगर राम का उसके लिए अर्थ होता तो शायद उसका हम नाम मोहन नहीं रख पाते मेरे दोस्त, उसका नाम हम मोहन नहीं रख पाते। इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हमेशा क्या होती हैं? अर्थहीन होती हैं। जैसे अभी अभी योगी आदित्यनाथ माननीय जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने इलाहाबाद का नाम क्या रख दिया? इलाहाबाद का नाम क्या रख दिया? प्रयागराज रख दिया। देखो किसका नाम? इलाहाबाद का नाम, ठीक है, इलाहाबाद का नाम क्या रख दिया? अगर इलाहाबाद का कोई अर्थ होता है उसके लिए तो क्या हम नाम चेंज कर पाते? हाँ, नाम रामू कर दिया, वही बात है, राम को रामू कर दिया, ठीक है। तो अब रामू कर दिया तो इसका उसके लिए राम का कोई अर्थ नहीं है, वो क्या उसके लिए केवल पहचान है। क्या है? केवल पहचान है। तो हमेशा ध्यान रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं? अर्थहीन होती हैं। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ यहां? क्लियर हुआ?
या फिर से समझाऊं? कमेंट करेंगे। कल मैं भाषा और वर्णमाला का पीडीएफ भिजवा दूंगा, ठीक है, और टेलीग्राम पे भी मैं अपने अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना? एकदम क्लियर है मोहम्मद दाऊद, मुकेश कुमार? कोई डाउट हो तो मैं फिर समझाऊंगा, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको नहीं मिलेगा कहीं भी, ठीक है? बताओ अगर ये कंसेप्ट कहीं पढ़े हो तो, ठीक है? जो पढ़े हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, अगर मैं, ठीक है, लेकिन किताब में तो नहीं मिलेगा ये कंसेप्ट 100%, ठीक है ना? तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? अर्थहीन होती हैं। इनका नाम जन्म के बाद रखा जाता है। नाम क्या रखा जाता है? और मैंने समझाया भी कि राम को मोहन कर दो। जैसे मोहम्मद दाऊद आपका नाम है तो केवल आपकी क्या है? पहचान है। आपके नाम भले ही अर्थ निकाल लो, इसका अर्थ ये होता, आपके लिए कोई अर्थ नहीं है, आपके लिए केवल और केवल क्या है? पहचान है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हमेशा क्या होती हैं? पहचान। हमेशा ध्यान रखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जो होता है वो मुख्यतः एक वचन में होता है। ध्यान रखना, किसमें होता है? एक वचन में होता है, ठीक है? कभी कभी बहुवचन बनता है, तो हम आगे देखेंगे कि कैसे बहुवचन बनता है तो क्या होता है। यहां तक क्लियर हुआ? अब मैं बच्चों की तरह नहीं पढ़ाऊंगा कि राम रामायण ये सब क्या है, व्यक्ति नहीं, हमें कंसेप्ट पे जाना है और हम परीक्षा के ओरिएंटेड पढ़ेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो ये क्लियर हुआ। अब कभी कभी जो एक प्रश्न पूछता है ना, तो उसको जरा आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछता है कि जो आत्मा है, ये आत्मा परमात्मा, आत्मा 30 तक अंकुश, बीच में मुझे 2-3 दिन कहीं लेक्चर लेने जाना है, तो 30 तक संज्ञा सर्वनाम आज कौन सा है? क्योंकि मैं मंडे ट्यूसडे को कहीं जाऊंगा, ट्यूसडे वेडनेसडे को मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा स्लो पढ़ाने दो, अन्यथा फिर कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा अंकुश, ठीक है? मुझे पता है 30 को पेपर है। मेरा यूट्यूब पे भी संज्ञा का वीडियो पड़ा हुआ है, तो उसको आप देख लो, और सर्वनाम का भी एक वीडियो है, उसको देख लो, ठीक है ना? और ठीक है, तो उसको देख लीजिए आप। अब देखो, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, ईश्वर, ठीक है? तो जो भी पूरे विश्व में एक ही है ना, तो वो किस में? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। आत्मा, अब बोलोगे कि सर इसका तो अर्थ है, एकदम अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन यह मुख्यतः अपवाद में आते हैं। किस में आते हैं? और अपवाद से नियम नहीं बदलता, ठीक है? तो बाकी सब तो आप पढ़ लेते हो, लेकिन पूछता है आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, ईश्वर क्या है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि ये पूरे विश्व में एक ही हैं, ठीक है ना? इसीलिए, ठीक है ना? आत्मा, व्यक्ति यानी एक, ऐसे समझ लो, ठीक है ना? परमात्मा एक, प्रकृति एक, ईश्वर एक, ठीक है? क्योंकि जाति अनेक हो जाते हैं, लेकिन जैसे अब कुत्ता बोलूं तो जातिवाचक संज्ञा, बहुत सारे कुत्ते हैं, लेकिन ईश्वर, अब फिर बोलोगे ईश्वर तो बहुत सारे हैं, लेकिन गॉड इज वन। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ क्या? ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये आगे बढ़ो। क्लियर हुआ? कमेंट करेंगे क्लियर हुआ, फिर मैं आगे बढ़ूं। कमेंट करेंगे क्लियर हुआ?
चलिए ओके। उसके बाद हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा। किसकी बात करेंगे हम? जातिवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले मैं ये बताने चाहता हूं कि जो जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं ये अर्थवान होती हैं। क्या होती हैं मेरे बच्चों? अर्थवान होती हैं, यानी कि इसका अर्थ होता है। अभी कैसे होता है बताऊंगा, ठीक है। और जातिवाचक संज्ञा का जो नाम होता है जन्म के बाद होता है, जन्म के बाद होता है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा का नाम जन्म के बाद रखा जाता है, किसके? और व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम जन्म के पहले रखा जाता है। अर्थवान देखो कैसे, जैसे जैसे अगर मान लो मैंने लिखा शहर, शहर, तो शहर बोलने से किसका बोध हो रहा है? एक विशेष जाति का, जहां बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, ठीक है, और जहां बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं। अगर मैं उस शहर को लिख दूं गांव, तो ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। हम शहर को गांव नहीं कह सकते। यानी कि जातिवाचक संज्ञा अपने आप में क्या होती हैं? अर्थवान होती है। जैसे मैंने लिखा कुत्ता, कुत्ता को हम बकरी नहीं कह सकते, या कुत्ता को हम बैल नहीं कह सकते, कुत्ता को हम बैल नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि दोनों जाति बैल नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों क्या है? कुत्ता भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, बैल भी क्या है? क्योंकि इनका अपना एक सेंस होता है, अपना क्या होता है? एक सेंस होता है, ठीक है। लेकिन अगर कुत्ते का नाम मान लो हमने रखा, कुत्ते का नाम मोती रखा, और बैल का नाम हमने हीरा रखा, तो हम चाहे तो कुत्ते को हीरा बोल सकते हैं और बैल को मोती, तो ये बोल सकते हैं, क्योंकि मोती और हीरा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गए, ठीक है। इलाहाबाद को हम प्रयागराज तो बोल सकते हैं, लेकिन इलाहाबाद को हम गांव नहीं बोल सकते, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हमेशा क्या होती हैं? जन्म के पहले, सॉरी, यहाँ जन्म के बाद मैंने लिख दिया, यहाँ जन्म के पहले। देखो कुछ लोगों ने इंडिकेट किया था, सॉरी, व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम जन्म से पहले रखा जाता है। क्या? जन्म से पहले, ध्यान दो, जन्म से पहले रखा जाता है, बाद में तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम रखते हैं। सॉरी, मैंने देखा नहीं था, ठीक है, ध्यान रखना, जन्म के पहले रखा जाता है। एक बात और ध्यान रखो, जैसे हम, कुत्ता है तो कुत्ता की कोई भी प्रजाति होगी तो वो कुत्ता ही होगी, अंडरस्टूड है। जन्म, अगर वो बच्चे का जन्म होता है तो उससे पहले ये है कि कुत्ता ही होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम हम जन्म के पहले ही निर्धारित कर देते हैं, ठीक है। आदमी का, मानव का, लड़का मानव ही होगा, ठीक है, लड़का होगा या लड़की। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो आप यही तो बोलते हो कि लड़की हुई है या लड़का हुआ है, तो ये क्या है? हम निर्धारित कर लेते हैं कि ये कैटेगरी होगा तो हम उसे क्या कह लेंगे? लड़की कह लेंगे, और ये कैटेगरी होगा तो लड़का कह लेंगे। क्लियर हुआ? तो इसका हम नाम जन्म से पहले निर्धारित कर लेते हैं मुख्यतः, ठीक है। और व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? अर्थवान होती हैं, ठीक है। अब देखो जातिवाचक संज्ञा में जैसे कुत्ता हुआ, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा में क्या हुआ? कुत्ता हुआ, ठीक है। हाँ, गाय हो गई, पुस्तक हो गया, फूल हो गया, पर्वत हो गया, नदी हो गया, मनुष्य हो गया, ठीक है, हाँ, नगर हो गया, ये सब क्या होंगे? जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। और सुन लो, साथ साथ जातिवाचक संज्ञा में अगर पूछता है भूकंप, तो भूकंप भी जातिवाचक संज्ञा। अगर प्रकृति पूछेगा तो व्यक्तिवाचक, ठीक है। और प्रकृति जो मान लो विपदा लाती है वो सारे जातिवाचक, जैसे भूकंप, सुनामी, ठीक है, ये सब क्या होंगे? जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। बिजली जातिवाचक संज्ञा में आएगी,
क्लियर है? इसको दिमाग में बैठा के रखना है। और आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, ईश्वर ये सब होंगे तो किसमें होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, जातिवाचक संज्ञा के उपभेद की हम बात करते हैं। किसकी? जातिवाचक संज्ञा के उपभेद की बात करते हैं। मैंने बताया भी था कि जो जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं वो दो हैं। एक क्या है? समूहवाचक है, समूहवाचक है, और दूसरा क्या है? द्रव्यवाचक है। दूसरा क्या है? द्रव्यवाचक है। ठीक है, समूहवाचक है और दूसरा क्या है? द्रव्यवाचक है। अगर मैं बोलूं संसद, संसद तो किस में आएगा बच्चों? संसद किस में आएगा? संसद किस में आएगा? कक्षा किस में आएगा? दूध किस में आएगा? समूहवाचक जिससे समूह का बोध होता है। द्रव्यवाचक मीन्स इसके अंतर्गत ऐसी वस्तुएं आती हैं जो नापी तौली जाए। मुख्यतः क्या की जाए? जो जिससे नाप हो सके और क्या हो सके? तोल हो सके। ठीक है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? एकदम सही बताया। संसद क्या है? संसद क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। क्या है? समूहवाचक। कक्षा भी क्या है? समूहवाचक संज्ञा। क्या है? और दूध क्या है? ये दूध क्या है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है बच्चों? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, ठीक है। सोना, चांदी, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है ना? तो यहां से ही प्रश्न पूछता है। ठीक है, एक तो जातिवाचक संज्ञा का उपभेद पूछ देगा। ठीक है, और ऐसे अच्छा अगर मैं लिखूं सेना और पुलिस, किस में आएगा? सेना और पुलिस, सेना और पुलिस किस में आएगा? कमेंट करेंगे, सेना और पुलिस किस में आएगा? हाँ, एकदम सही। जलेबी भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, क्योंकि उसे हम नाप। सेना एकदम बताया समूहवाचक में, पुलिस भी समूहवाचक में आएगा। ठीक है, और इतना टेंशन नहीं लेना है। अगर समूह नहीं है तो जाति है, टेंशन क्या लेना है। समूह नहीं है तो क्या है? जाति है। देखो सब लोग एकदम सही बता रहे हो। ठीक है, काफिला, ठीक है, काफिला अगर पूछ दिया तो हम कंसेप्ट समझ रहे हैं, हम याद नहीं कर रहे हैं संज्ञा कि ये कहते हैं, ये कहते हैं, ये कहते हैं। ठीक है, ये हम नहीं कहते। ठीक है ना? अभी आगे मैं बढ़ाऊंगा कि संज्ञा विकारी शब्द है, विकारी शब्द है। पहले मैं आपको एक थीम दे रहा हूं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक का, ताकि आप चीजों को समझो और कम से। चलो अब मैं कुछ प्रश्न लिखता हूं। व्यक्तिवाचक, अभी भाववाचक तो करेंगे क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तो वही है। ठीक है, अगर मैं लिखूं गुलाब और दूसरा लिखूं आम, तीसरा लिखूं तोता, तोता, चौथा लिखूं कुत्ता, पांचवा लिखूं हिमालय,
छठवां लिखो अरावली। सातवां लिखो आप लोग बताते जाइए कौन सा संज्ञा है, गुलाब कौन सा संज्ञा है, ठीक है। गिरो कमेंट करेंगे फिर बताएंगे। चलो मैं पूछते जाता हूं, आप बताओ गुलाब कौन सी संज्ञा है। कमेंट करेंगे गुलाब कौन सी संज्ञा है। हाँ मनोज एक बार ध्यान रखना, अगर गुलाब, खुशबू ने भी बताया कि बेटा अगर गुलाब व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो आम क्या होगा, आम क्या होगा, आम बताइए क्या होगा। आम क्या है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है, फटाफट कमेंट करेंगे। आम क्या है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। गिरो या तो समूहवाचक कर लो, और समूहवाचक किसका पार्ट है, जातिवाचक का, तो जातिवाचक कर लो। अब देखो थोड़ा समझा करो भाई, अगर मैं बोलूं पंकज सिंह जाओ गुलाब लेके आओ, मैं बोलूं, हाँ मैं गुलाब की वैरायटी होती है या नहीं होती, गुलाब की वैरायटी होती है या नहीं होती, यही तो मैं पूछना चाहता हूं यार, गुलाब की वैरायटी होती है या नहीं होती। गुलाब की वैरायटी होती है या नहीं होती। मैं ये पूछना चाहता हूं गुलाब की मनोज कुमार आप बोल रहे हो कि गुलाब खुद फूल की वैरायटी है, और मैं बोलूं कि आम फल की वैरायटी है, तो ये बताओ गुलाब की वैरायटी होती है या नहीं होती। जब वैरायटी होती है तो गुलाब व्यक्तिवाचक कैसे है मनोज, अगर गुलाब की वैरायटी होती है तो गुलाब व्यक्तिवाचक कैसे है, कोई बताएगा क्या मुझे। फिर गुलाब क्या है, अब बताओ गुलाब क्या है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। यही तो मैं पूछना चाहता हूं, आंसर चेंज।
खुशबू का आंसर चेंज, जातिवाचक। बताइए गुलाब व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक? ध्यान देना, जब भी हम इसमें सस्पेक्ट हो जाए, आम में तो बहुत सारी वेराइटी हैं, तोता में बहुत सारे वेराइटी हैं, कुत्ता में एकदम मनोज आप सही जा रहे हो, गुलाब, लाल गुलाब, पीला गुलाब जब ऐसे होगा ना तो ये वेराइटी नहीं है, उसकी विशेषता है। क्या है विशेषता है? तो गुलाब क्या हो जाएगा यहाँ? व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। ठीक है ना? अच्छा ये बताओ कोयल क्या होगा? कोयल, कोयल क्या हो जाएंगी? ये वैरायटी हैं तो क्या हो जाएंगी? जातिवाचक। ठीक है ना? लकड़ी क्या होगा? लकड़ी क्या होगा? लाल आम पीला आम नहीं होता मनोज। ठीक है, जब किसी का नाम होगा, जब किसी का नाम होगा तो वो व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है, लकड़ी क्या है? लकड़ी क्या है? तो ऑप्शन में अगर द्रव्य है तो इसको टिक कर दो, अन्यथा जाति है तो जातिवाचक टिक कर दो। ठीक है ना? क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है? ठीक है। जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। सुनो, ऑप्शन लिखते हैं, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, और पहला ऑप्शन है घोड़ा, दूसरा ऑप्शन है गंगा, तीसरा ऑप्शन है सभा, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? घोड़ा, गंगा, सभा और इनमें से कोई नहीं। अब बच्चे देखो कहाँ फंसेंगे। घोड़ा, गंगा तो व्यक्तिवाचक है, इसमें सभा और घोड़ा पर, क्योंकि सभा जो है ये क्या है? समूहवाचक है ना? और समूहवाचक किसके अंतर्गत, अगर थोड़ा डेप्थ में पढ़ोगे ना, और अभी पढ़ ही रहे हो, तो किस में आ गया ये? जातिवाचक। और घोड़ा जो है ये भी क्या है? जातिवाचक। तो यहाँ जो एग्जामिनर प्रश्न पूछा है वो डायरेक्ट आपसे ये जानना चाहता है, डायरेक्ट आपसे ये जानना चाहता है कि इनमें जातिवाचक, तो आपको ये अब थोड़ा सा यहाँ ये, क्योंकि जातिवाचक तो ये भी हो गया, क्योंकि ये समूहवाचक किसके अंतर्गत आता है? तो जातिवाचक के अंतर्गत। लेकिन डायरेक्ट जो जातिवाचक दिख रहा है वो घोड़ा दिख रहा है, तो पहला आंसर होगा कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? कौन सी है? घोड़ा। खुशबू 3 कैसे होगा बेटा? बताइए जरा, मुझे समझाइए।
उसको जातिवाचक के उपभेद बता दिया मैंने। प्रकार अब मैं ऐसे लिखवाऊं, वकील, हाँ प्रोफेशन, जो प्रोफेशंस हैं व्यवसायों के नाम, तो वकील, डॉक्टर, ठीक है, ये सब जरूरत नहीं है आपको प्रकार जानने की। मनोज कुमार, द्रव्यवाचक और जातिवाचक एकदम जरूरत नहीं है, कंसेप्ट पे ध्यान दो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब जबरदस्ती वाली पढ़ाई होती है कि इसके प्रकार उसके प्रकार, जो कंसेप्चुअल है वो यही सब चीजें हैं। तो ये बताइए जातिवाचक संज्ञा कौन सा होगा? घोड़ा होगा। सौरभ का राइट आंसर है। मनोज, सभा नहीं होगा। मैंने समझा दिया कि यहाँ डायरेक्ट पूछा है तो आपको घोड़ा पर टिक, क्योंकि सभा भी तो है जातिवाचक, ठीक है, जातिवाचक, ठीक है ना। चलो ठीक है। सभा समूहवाचक है, यद्यपि है तो वो जातिवाचक का पार्ट, लेकिन इस प्रश्न में सीधा सीधी दे रखा है ना कि घोड़ा, तो घोड़ा तो सीधा जातिवाचक है, तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूं। व्यक्तिवाचक जातिवाचक का सही क्रम है, पहला ऑप्शन है दैनिक जागरण, दूसरा ऑप्शन है बताएंगे। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का सही क्रम कौन सा है? कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट कीजिए, कौन सा आंसर होगा? एकदम सही, नाइस सौरभ, कॉन्ग्रेचुलेशन, बिग हैंड, नाइस मनोज, नाइस सौरभ, और लोग? कितने लोग सी बोल रहे हैं? बेटा दैनिक जागरण क्या है? एक समाचार पत्र है ना। और ईश्वर को मैंने बताया था जो एक हो वो किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दैनिक जागरण क्या है? एक समाचार पत्र है, और आप उसको नाम से जानते हो, तो ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। तो ये तो दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है।
ये भी व्यक्तिवाचक दैनिक। अब यहां देखो दैनिक, मैंने बताया था जो भी प्रकृति करेगा, मैंने बताया था सुनामी, भूकंप, तूफान नहीं बताया था, क्योंकि आपके माइंड में कॉमन सेंस जाना चाहिए था, क्योंकि ईश्वर जो करता तूफान ईश्वर लाता है। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जातिवाचक। और दैनिक जागरण क्या है, दैनिक जागरण क्या है मेरे दोस्त, व्यक्ति। सही उत्तर क्या है इसका, सही उत्तर जो है ये है फर्स्ट। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। सचिन, सुरेंद्र, सचिन, सुरेंद्र और खुशबू, समझ में आ गई बात। जिन जिन लोगों का थर्ड आंसर है, क्या वो समझ पाए हैं मुझको? जिन जिन लोगों का थर्ड आंसर है, क्या वो समझ गए या नहीं समझे? बोलो, तभी मैं जाऊंगा, छुट्टी करूंगा, वरना रात भर फिर पढ़ाऊंगा तुम लोग को यहीं। कुछ लोगों ने थर्ड आंसर दिया था, क्या वो समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं? समझ गए सचिन? क्योंकि जो भी प्रकृति करेगा खुशबू बेटा या सचिन, ठीक है, जो भी प्रकृति करेगा वो जातिवाचक में आ जाएगा, ठीक है ना? यहां तक क्लियर हुआ। अब आज आप जाके क्या करोगे ना, ढूंढ ढूंढ कर व्यक्तिवाचक करो, ढूंढ ढूंढ कर व्यक्तिवाचक करो, ढूंढ ढूंढ कर जातिवाचक करो, और ढूंढ ढूंढ कर भाव नहीं, भाववाचक मत करो, द्रव्यवाचक और समूहवाचक करो, ठीक है ना? ठीक है ना? तो क्लास समझ में आया या नहीं आया, ये पहले बताओ। क्लास समझ में आया? संज्ञा का अलग कंसेप्ट है एकदम। गुड। कल मैं एक बार, आप लोग देखो, कल जब क्लास आरंभ करूंगा, कल जब क्लास आरंभ करूंगा तो शब्दकोश का क्रम बताऊंगा। शब्दकोश का क्या बताऊंगा? क्रम बताऊंगा, ठीक है ना? और क्योंकि कुछ लोग को डाउट है, उसके बाद फिर हम सेकंड पार्ट संज्ञा आरंभ कर देंगे, ठीक है ना? चलिए फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर।